हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसका एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन वाला जो टॉपिक था ना हमारा, उसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पुराने जो हमने इसका लेक्चर लिया था ना, उसके ही कुछ और उसी के टॉपिक्स को हम ब्रीफली यहाँ पे बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए समायोजन, सबसे पहले हम समायोजन पढ़ेंगे, फिर समायोजन विद एंट्री पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम समायोजन की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो देखिए ऐसे व्यवहारों जिनका पुस्तकों में अभी तक लेखा नहीं किया गया है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमारे व्यापार में हो चुके हैं जिनका अभी तक हमने कोई भी लेखा नहीं किया है, यानी उनको अभी तक हमने अपने बिजनेस में ऐड ही नहीं किया है अभी तक, है ना, उन्हें पुस्तकों में लिखना। देखो कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हमने आज कोई भी चीज सेल कर दी अपने बिजनेस से, या कोई भी चीज हमने परचेज की अपने व्यापार में लेके आए, ठीक है ना, तो उसको अभी तक हमने अपनी बुक्स में ऐड नहीं किया है। ठीक है ना, यहां तक की बात तो हो गई, ये ट्रांजैक्शन हो गया हमारा, ठीक है ना, व्यवहार हो गया, बट हमने उनको पुस्तकों में लिखा नहीं है अभी तक, तो उनको लिखना, ठीक है ना, और अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करना। अपूर्ण व्यवहार से मतलब क्या हो गया कि सेल की जगह परचेज नहीं लिख दिया हो हमने, और परचेज की जगह सेल नहीं लिख दिया हो, 1000 की जगह 2000 नहीं लिख दिया हो, 100 की जगह 200 नहीं लिख दिया हो, यानी कि जो अपूर्ण व्यवहार है। या फिर ऐसा मान सकते हैं हम आप कि मान लीजिए हमने सेल्स का कोई भी लेखा किया हमने अपनी पुस्तकों में, ठीक है ना, अब उसका लेखा हमने अपनी पुस्तकों में किया, तो उससे रिलेटेड जैसे कि अभी तक हमसे 1200 रुपये का सामान सेल हुआ, 1200 रुपये तक का सामान हमने बेचा, और अभी तक उसका हमने जो वो 1000 रुपये तक की तो एंट्री है, बट 200 रुपये की अभी एंट्री हमने नहीं डाली है, तो उसको भी डालना वहां पे, ठीक है ना। और अशुद्ध व्यवहारों को शुद्ध करना, जो भी मिस्टेक्स हो गई ना, 100 की जगह 200 लिख दिया, या परचेज वाली एंट्री सेल्स में नहीं डाल दी हो हमने, ये भी चीजें देखनी होगी। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करना उस चीज का, है ना, एडजस्टमेंट, ठीक है ना, उसको एडजस्ट करना। और एवं लेखा अवधि से असंबंधित व्यवहारों को पृथक करना। असंबंधित व्यवहार से मतलब कैसा है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा लेखा जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हमारे उस व्यापार से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम उससे अलग कर देंगे, ठीक है ना। उन सारी चीजों को अलग कर देंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड होगी उनको हम ऐड कर लेंगे, और जो भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे उनका लेखा करेंगे हम, जो रह गए होंगे, ठीक है ना, उस चीज को क्या बोलते हैं, समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट करना उसका। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको डेफिनेशन, कि देखो किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अंतिम खाते से मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, ठीक है ना, 1 अप्रैल को हमने अपना बिजनेस जो वो स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल को स्टार्ट किया था, और चलते चलते आ गया 31 मार्च। तो 31 मार्च आ गया, तो हमको ये भी तो देखना है कि हमारा व्यापार जो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में तो नहीं आ रहा, तो हम वहां पे अंतिम खाते तैयार करते हैं। अंतिम खाते यानी कि एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम खाते तैयार करते हैं, ठीक है ना, तो ताकि बिजनेस में जो भी लाभ हानि है या हमारी जो भी व्यापार की आर्थिक स्थिति है ना, उसका सही जानकारी प्राप्त हो सके, हमको सही जानकारी प्राप्त हो सके, और शुद्ध लाभ या हानि या सही उसकी भी सही आर्थिक स्थिति हमें पता लग सके, ठीक है ना, उस चीज के लिए हम समायोजन करते हैं। जबकि उससे लेख अवधि से संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा उचित रूप से लेखा पुस्तकों में कर दिया गया हो, परंतु अंतिम खाते बनाते समय अनेक व्यवहार ऐसे होते हैं, जैसे कि अब देखो इसका कहने का मतलब क्या होगा, कोई भी लेखा छूटा ना हो लिखने से। और समायोजन हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमें बिजनेस की अपनी की सही आर्थिक स्थिति, लाभ हानि का एकदम अच्छे से पता चल सके, ठीक है ना, कि हम प्रॉफिट में चल रही है हमारी बिजनेस, ये लॉस में चल रहा है, ठीक है ना। अब कौन कौन से व्यवहार होते हैं अंतिम खाते बनाते समय, वो व्यवहार जैसे कि जिनका लेखा पुस्तकों में अभी तक नहीं किया गया है उनको लिखना, या अपूर्ण लेखा हो गया ना, उसको अशुद्ध लेखा हुआ है उनको शुद्ध करना, शुद्ध तरीके से लिखना, जो हमने पिछली डेफिनेशन में भी पढ़ा था। जिनका लेखा हो तो गया है, जिनको हमने लिख तो दिया है, परंतु लेखा उससे संबंधित नहीं है, उससे संबंध नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको पृथक करेंगे, यानी कि उसको हम अलग कर देंगे उससे, ठीक है ना। ये भी हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा था, उसी को इन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है कि
जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको तो अलग कर देंगे, और जो अशुद्ध है उनको शुद्ध करके लिख देंगे, और जिनका लेखा अभी तक नहीं किया गया उनको हम लिख देंगे। ठीक है ना, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके मेन प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ मेन एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इसमें समायोजनाओं के लिए प्रत्येक मद की दोहरा लेखा पद्धति सिद्धांत के अनुसार प्रविष्टि की जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली आप पढ़ सकते हैं, हमारे पुराने लेक्चर में हमने डुअल एंट्री सिस्टम पढ़ाया था जी, डुअल एंट्री सिस्टम पढ़ाया था ना, वहां पे इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो डुअल एंट्री सिस्टम के अनुसार ही हम इन समायोजनाओं को करते हैं। वो कौन कौन सी होती है कि अंतिम स्टॉक या अंतिम रहतिया बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद अदत्त व्यय जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। मैं यहाँ पे तो एक केवल नाम पढ़ के बता देता हूं, बट इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो एक होते हैं पूर्वदत्त जिसको हम असमाप्त व्यय बोलते हैं, जिनको प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस होते हैं। उपार्जित या अप्राप्य जिनको हम एक्रूड इनकम या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम हमने अर्न तो कर ली है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, या हमने इनकम अर्न नहीं की है और ना ही और इनकम बट हमें रिसीव हो गई एडवांस में, है ना, उसको हम अग्रिम प्राप्त बोलते हैं। यानी पहले से पैसा हमें प्राप्त हो गया बट हमने अभी तक वो अर्न नहीं किया, उसके बारे में हमने अभी तक वो एक्टिविटी वो सर्विस हमने अभी तक प्रोवाइड नहीं की है पूरी तरीके से। एक होता है हिरास, कटौती या घिसाई, इस या अवक्षरण, इनको एक ही नाम है, जिनको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लीजिए कोई मशीनरी आज हमने परचेज की, 4 साल बाद 2 साल बाद उसकी कीमत घट जाती है। एक होते हैं अप्राप्य ऋण जिनको बैड डेप्ट बोलते हैं। अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, ये भी पढ़ने वाले हम। पूंजी तथा आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। ठीक है ना, दूसरी चीज देनदारों पर बट्टे तथा छूट के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, लेनदारों पर बट्टे अथवा छूट के लिए प्रावधान जो किया जाता है ना, वो सारी चीजें। मैनेजर का कमीशन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, ये लॉस ऑफ गुड्स एंड एसेट्स बाय एसेंट, यानी कि माल एवं संपत्ति का दुर्घटना द्वारा नष्ट हो जाना। ठीक है ना, माल की बिक्री के अतिरिक्त अन्य उपयोग, जैसे कि यूज ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स सोल्ड, यानी कि माल की बिक्री के अलावा हमने उसका माल का और भी उपयोग कर लिया। मिसलेनियस एडजस्टमेंट भी होते हैं। ठीक है ना, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक रह गया क्लोजिंग स्टॉक वाला रह गया। ठीक है ना, उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है क्या नहीं होता है उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले, एक स्लाइड इसका रह गया है। ठीक है, तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं उनको पढ़ने वाले। ऐसे व्यय जिनका संबंध में सेवाएं या लाभ प्राप्त किया जा चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से मतलब क्या हो गया, ऐसे खर्चे हमने कर दिए जिनकी सेवाएं लाभ प्राप्त किया जा चुका है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती हैं। ठीक है ना, संबंध में सेवा या लाभ प्राप्त पहले से ही कर चुके, किंतु संबंधित लेखा अवधि की समाप्ति तक भुगतान नहीं किया गया है। कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसे हम ले सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आज हमने कोई सेवा कर दी। ठीक है ना, आज हमने मान लीजिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर दी, सर्विस तो हमने आज प्रोवाइड कर दी टुडे को, बट उसका पैसा हमको कब मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है उसका पैसा अभी तक हमको नहीं मिला है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि सर्विस तो हमने प्रोवाइड कर दी बट उसका पैसा हमको लेखा अवधि की समाप्ति तक भी नहीं मिला है उसका पैसा, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं हम उनको। लेखा अवधि के अंत में सभी अदत्य मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस व्यय को हिसाब में लाने के लिए जिनका समायोजन करना आवश्यक होता है। यानी कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर लेखा अवधि का खत्म होता है ना, जब तक हमको उसका समायोजन करना होता है, आवश्यक है। जैसे कि वेतन हो गया, किराया हो गया, ब्याज हो गया, इनका भुगतान आगामी माह की पहली या बाद की किसी तिथि को किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आने वाली महीने की पहली तिथि पर कर देंगे या बाद की किसी तिथि पर, यानी कि 31 मार्च को कर देंगे हम मान लीजिए, या 31 जुलाई को कर देंगे, या फिर 1 अगस्त को करेंगे। ऐसा ही होता है इनके भुगतान में, है ना, वो सारी चीजें। अच्छा, लेखा एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो अदत्त व्ययों को व्यापार खाता या लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित मद की धनराशि जोड़ेंगे। जैसे कि देखो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे अदत्त व्यय होते हैं ना, उसको क्या है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसके डेबिट पक्ष में ऐड करते हैं उसको। जैसे कि देखो 500 रुपए की मजदूरी की धनराशि
अदत्य होने पर व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में धनराशि 500 रुपये जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे ये? क्योंकि देखो, आज हमने मजदूरी करा ली किसी से, उसका पैसा नहीं दिया ना, बट सेवा तो मिल गई, वही तो होता है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि सर्विस तो प्रोवाइड कर दी, मजदूरी तो हमको मजदूर ने कर दी, बट उसका पैसा अभी तक नहीं दिया है हम। तो हम क्या करेंगे, वो 500 रुपये को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे ना, तो उसके डेबिट पक्ष में लिख देंगे कि वो हमको देना है, ठीक है ना। यदि किराए के 1000 रुपये अदत्य हो तो वह धनराशि लाभानी खाते के डेबिट पक्ष के किराए की धनराशि में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि ये हम देंगे अभी, है ना। अदत्य व्यय एक व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये अदत्य व्यय कौन सा होता है? वो उन व्यक्तियों को बताता है जो हमारे व्ययों के लिए लेनदार होते हैं। लेनदार से मतलब जो क्रेडिटर होते हैं, जिनको पैसा मिलने वाला है। क्रेडिटर होते हैं मतलब कंपनी पे ये एक तरीके से बोझ है, मतलब मान सकते हैं ना कि कंपनी पे बकाया है इनका, है ना। इसलिए ये पर्सनल अकाउंट व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट, है ना। व्यक्तिक यानी कि जिसको हम पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं उसमें आएगा, ठीक है ना। इसका इंग्लिश वर्ड मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, बट आप हिंदी में देखने के लिए यहां से देख सकते हैं कि व्यक्ति खाते में अंतर्गत लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे अब अतः इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। दायित्व पक्ष कौन सा? जो लायबिलिटी साइड होती है ना, उधर दिखाएंगे लायबिलिटी साइड, और एक होती है एसेट साइड। एसेट साइड में जिसके हम जिसमें संपत्ति वगैरह आती है, और दायित्व पक्ष में जो क्रेडिटर क्रेडिटर आएंगे ना। क्रेडिटर से मतलब क्या हुआ? लेनदार। लेनदार यानी कि हम किसी का पैसा अभी देंगे, इसलिए उसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग यानी कि हमने सर्विस तो ले ली उनसे, बट उनको पैसा नहीं दिया अभी तक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। यदि तलपट में ही कोई अदत्य व्यय हो तो उसे केवल चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। यानी कि तलपट में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो उसमें अगर हमने कोई अदत्य व्यय है हमारे उसमें ट्रायल बैलेंस में, तो हम उसको दायित्व पक्ष में ही दिखाएंगे, केवल दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब एडजस्टमेंट तो हमने पढ़ा, उसके साथ साथ हम इनकी एंट्री को भी पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट विद एंट्री, जो टॉपिक जो हमारा चल रहा था ना। अब देखो कैसे करेंगे इनको हम समायोजन, कि एक्सपेंसेस अकाउंट तो होंगे, नेम ऑफ एक्सपेंसेस, किस में हमारा खर्चा हुआ उसको तो हम डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। मजदूरी हो गई, जहां पे हम सैलरी हो सकती है, हमारी सैलरी हो सकती है, या फिर वेजेज हो सकता है हमारा, ठीक है ना। इंटरेस्ट भी हो सकता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, रेंट भी हो सकता है, देखो, है ना। उसको तो डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग यानी कि पहले से हमने वो सर्विस ले रखी है उनसे। अच्छा, आदत, अब एक एंट्री तो ये बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे हम, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, हमने इसकी एंट्री बना ली, इसको हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? पाने वाला डेबिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब इस एंट्री को डाल रहे हैं तो वो तो डेबिट हो गया ना, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया इसका, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मैंने मीनिंग भी बता दिया आपको। थर्ड पॉइंट आता है हमारा पूर्वदत्त व्यय या असमाप्त व्यय, या इसको अग्रिम व्यय भी बोलते हैं, जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस होते हैं, या पेड इन एडवांस एक्सपेंसेस, यानी पहले से हमने पैसा पे कर दिया। उसका जस्ट अपोजिट चलेगा ये, कि व्यापार में कुछ ऐसे व्यय हो जाते हैं ना, जिनका चालू वर्ष में जितना भुगतान किया जाना था उससे अधिक भुगतान कर दिया हमने, अथवा किसी व्यय का लाभ संबंधित वित्तीय वर्ष से अधिक अवधि तक प्राप्त किया जाता है। संपूर्ण व्यय के ऐसे भाग को जिसका संबंध आगामी वित्तीय वर्ष से होता है पूर्वदत्त व्यय अथवा असमाप्त व्यय कहलाते हैं। मान लीजिए कि हमको किसी चीज का बिल पे करना था। अब देखो यहाँ पे टेलीफोन का किराया ही मान लीजिए, बीमा प्रीमियम ही मान लीजिए, हमको देना था किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इनको 1000 रुपए। हमने क्या किया, यहाँ पे एडवांस में भी पे कर दिया इनको, एडवांस में भी पे कर दिया हमने। यहाँ पे 1500 रुपए दे दिया हमने इनको, या फिर 2000 रुपए दे दिए। तो ये क्या हुए, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, पहले से ही हमने उसके बारे में एक्सपेंसेस कर दिया है ना। तो क्या हो गया, पहले से हमने एडवांस में पे कर दिया। अथवा किसी व्यय का, देखो यहाँ पे लिखा ना, किसी व्यय का लाभ संबंधित वित्तीय वर्ष से अधिक अवधि तक प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें, अब इसका लेखा कैसे करेंगे,
ये वो पढ़ लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग में क्या था कि सर्विस पहले मिल गई, पैसा बाद में आएगा, है ना। और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या है कि पैसा पहले ही पे कर दिया हमने, सर्विस बाद में मिलेगी उस चीज की, है ना। अब देखो लेखा में देखें हम तो पूर्वदत्त व्यय को व्यापार के लाभानी खाते के डेबिट पक्ष की में संबंधित व्यय से घटा देंगे। अब देखो उसका जस्ट अपोजिट है ना, उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में तो लिख रहे थे, बट उसको हम ऐड कर रहे थे। ऐड क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो पैसा हम देने वाले थे, और इसको घटाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पक्ष में। घटा क्यों देंगे, क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये पैसा हमने उनको ज्यादा दे दिया ना, तो आगे हमें नहीं देना ना उनको, तो इसलिए इसको घटा देंगे हम, क्योंकि ये पैसा तो हमारा है और आगे भी चलने वाला है ये। अच्छा, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम की धनराशि कुल बीमा प्रीमियम से में से घटा देंगे, यानी कि पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम की धनराशि को कुल बीमा प्रीमियम में से घटा देंगे। कैसे घटा देंगे? क्यों? क्योंकि देखो पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, अब हमें इंश्योरेंस का पैसा, इसी को मान लो, चलो इंश्योरेंस का पैसा हमको देना था 1,000 रुपए, और हमने क्या किया, उनको 1,500 रुपए या 2,000 रुपए हमने एडवांस में दे दिया उनको। तो इसलिए इसको जब हम बीमा प्रीमियम की धनराशि के को लिखेंगे ना, तो वहां पे हम 1,000 रुपए की एंट्री होनी थी और हमने लिख दिया 1,500 रुपए, तो इसलिए घटा देंगे। तो जो 500 रुपए आएगा ना, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसलिए इसको घटाएंगे, क्योंकि ज्यादा दे दिया हमने, तो ये नेक्स्ट में राइट ऑफ हो जाएगा हमारा। क्योंकि पूर्वदत्त व्यय व्यक्तिगत खाता, ये भी व्यक्तिगत खाता होता है, अतः इसे चिट्ठी के एसेट्स पक्ष में दिखाएंगे, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट पक्ष में दिखा रहे हैं, देखो दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाएंगे ही, और डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे। बट डिफरेंस क्या है कि बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम, तो बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को तो हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट साइड में दिखाएंगे, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, केवल तलपट में होने पर पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में ही दिखाएंगे, लाभानी में नहीं दिखाएंगे। अगर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में ही अगर पूर्वदत्त एक्सपेंसेस हैं, केवल तलपट में ही दिखाई दे रहे हैं हमारे, ठीक है ना, तो हम इसको जो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस वाला केस नहीं आएगा इसमें, तो केवल क्या करेंगे, हम इसको संपत्ति पक्ष में दिखा देंगे। अगर हम इसकी एंट्री की बात करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, तो वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखो खर्चा क्या हुआ था हमारा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पाने वाला डेबिट होता है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से हुआ, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएगा, और कंसर्न एक्सपेंसेस संबंधित व्यय खाते यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि मान लीजिए रेंट में किया हमने, किसी चीज से किया था, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इसकी जो नरेशन हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंस ही पढ़ देते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग और इसको हम प्रीपेड बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं ये भी पढ़ लेते हैं हम यहां से। देखो ये ऐसे व्यय होते हैं जिनका अंतिम खाते बनाने की तिथि तक भुगतान नहीं हो पाता है। अंतिम खाते हम बनाते हैं तो जब तक इनका पेमेंट हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें वही चीज थी ना कि हमने सर्विस पहले ले ली, पैसा नहीं दिया है, ठीक है ना, तो इसमें हम पैसा अंतिम खाते बनाते समय तक नहीं दे पाते। बट एडवांस वाले क्या होते हैं, इसमें हम अंतिम खाते बनाने की तिथि तक भुगतान कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस में, है ना, क्योंकि पहले ही पे कर दिया हमने, तो पैसा तो हमारा चला गया ना। अच्छा, दूसरी चीज, ये जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो ये चालू व्यापारिक वर्ष से संबंधित होते हैं ना, करंट ईयर से संबंधित होते हैं, ये वही बात आपको याद रखनी है। और जब प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं। क्यों होंगे आगामी वर्ष से संबंधित? जैसे कि प्रीपेड में पहले से ही हमने किसी भी चीज का पैसा हमने दे दिया है, तो ये जब नेक्स्ट ईयर आएगा ना तो उसमें ये लेस हो जाएगा हमारा अमाउंट, तो इसलिए ये आगामी वर्ष से होते हैं। और आउटस्टैंडिंग चालू वर्ष से संबंधित होंगे। अगर हम व्यापार एवं लाभानी खाते की बात करते हैं ना, तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनको व्यापार एवं लाभानी खाते में संबंधित व्यय की मद में जोड़कर दिखाते हैं, है ना, जोड़कर दिखाते हैं, और इसको हम घटाते थे, बताया ना मैंने, एग्जांपल भी देके भी बताया था। अच्छा, अगर हम बैलेंस शीट की बात करते तो इसको चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाते थे हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। बट अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम, तो ये संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है, ठीक है। अगर जब पेमेंट की बात करें ना हम यहाँ पे, तो इसका भुगतान करना बाकी रहता है ना, बाद हमें पेमेंट करना है, सर्विस हमने पहले ही ले ली है। और अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इसका भुगतान पहले ही कर दिया गया होता है, ठीक है ना। फोर्थ पे अगर हम आए तो
एक्रूड इनकम या इनकम आउटस्टैंडिंग या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कहने का मतलब क्या हो गया, पैसा हमने कमा तो लिया है, पैसा हमने कमा तो लिया है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। देखो, और आउटस्टैंडिंग में क्या था, हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी, पैसा नहीं मिला है। और इसमें क्या है, कमा तो लिया बट अभी तक मिला नहीं है। इसमें डिफरेंस पड़ते हैं, देखो यहां से क्लियर होगा। ऐसी आय जो अंतिम खाते बनाने की अवधि में अर्जित तो की जा चुकी है, यानी कि अंतिम खाते जब बना रहे हैं ना तो उसमें उसको लिख तो चुके हैं लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ है अभी तक, उसका पेमेंट नहीं मिला है। इसमें और आउटस्टैंडिंग वाली में डिफरेंस क्या निकला कि देखो, जो आउटस्टैंडिंग वाली थी ना, आउटस्टैंडिंग जो हमने पढ़ा था वहां पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई है ना, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, ये इनकम है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे क्या है कि इसका भुगतान नहीं मिला है बट हमने अंतिम खाते जब बनाए ना तो उसको हमने लिख तो लिया उसमें, और आउटस्टैंडिंग को क्या हमने अंतिम खाते बनाते समय तक भी नहीं लिखा था उसको, है ना। और यहाँ पे भुगतान नहीं मिला है बट हमने अंतिम खाते बनाने में अर्जित तो कर लगा है। अच्छा, उपार्जित अथवा अप्राप्य आय कहलाती है। लेखा अवधि के अंत में सभी उपार्जित आय को हिसाब में सम्मिलित करने के लिए समायोजन करना आवश्यक होता है। अब इसके लेखे की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है वो पढ़ लें। जैसे कि देखो, इसे लाभानी खाते के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, उनको हम डेबिट साइड में दिखा रहे थे ना, आउटस्टैंडिंग को, प्रीपेड को। और अगर हम इनकम अर्न बट नॉट रिसीव या एक्रूड इनकम की बात करते हैं तो इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो याद रखनी है ये बात, क्योंकि उपार्जित आय खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है, अतः इसे चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में भी दिखाएंगे, इसको संपत्ति पक्ष के में भी दिखाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। केवल तलपट में अगर होगा, ये केवल ट्रायल बैलेंस में ही है ये, तो आय को चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में ही दिखाएंगे, तो हम यहाँ पे लाभानी खाते में नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। अगर हम इसकी एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, देखो एक्रूड इनकम डेबिट हो जाएगी और टू कर्सन इनकम, किस से इनकम हुई है वो संबंधित आय का खाता यहाँ पे आ जाएगा, किस चीज से इनकम हुई है, ठीक है ना। अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी हमारी, एक्रूड इनकम तो है ही, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना, ये एंट्री होगी इसकी। तो डिफरेंस क्या निकल गया है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सर्विस पहले प्रोवाइड कर दी बट उसका पेमेंट नहीं किया हमने, और यहाँ पे इनकम आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पैसा कमा तो लिया हमने उसका बट अर्जित तो कर लिया बट उसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक हमको। तो भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो अंतिम खाते बनाते समय हम इसको ऐड कर लेंगे। बट यहाँ पे क्या था इसमें कि अंतिम खाते जब बना रहे थे ना हम, यहाँ पे इसके डिफरेंस में देखो, ऐसे में जिनका अंतिम खाते बनाने की तिथि तक भुगतान नहीं हो पाता है ना। तो हमने ये भी पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हम अनुपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय। वहां पे क्या था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, और यहाँ पे हमने पे पहले किया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस था, यहाँ पे इनकम है, उसका जस्ट अपोजिट चलेगा ये भी, है ना, थोड़ा सा कि वहां पे तो पेमेंट कर रहे थे हम, एक्सपेंसेस हो रहे थे वहां पे, यहाँ पे हमारी इनकम ही हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी केवल इनकम हो रही है, ठीक है ना, इनकम से रिलेटेड हो रहे हैं ये ट्रांजेक्शन। जैसे कि ऐसी आय जिसका संबंध आगामी अवधि से है, आने वाली किसी न किसी तिथि से है, ऐसी आय, ऐसी इनकम जो हमने अर्जित की है उसका आने वाली डेट से है रिलेशन, किंतु उसका भुगतान लेखा वर्ष में ही अग्रिम प्राप्त हो गया हो। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमको वो पैसा प्राप्त होने वाला था, मान लीजिए 31 जुलाई को, 31 जुलाई को हमें वो पैसा मिलने वाला था, ठीक है ना। ऐसी आय जिसका संबंध आगामी अवधि से, अब जैसे कोई देखो, किंतु उसका भुगतान लेखा वर्ष में ही अग्रिम प्राप्त हो गया हो, पहले ही प्राप्त हो गया उसका पेमेंट हमको, है ना, अनुपार्जित आय अग्रिम आय कहलाती है, ठीक है ना, यानी कि पेमेंट पहले मिल गया ना हमको। ऐसी आय जिसका संबंध आगामी वित्तीय वर्ष से था, 31 मार्च को जो पैसा मिलने वाला था हमको, मान ली 31 जुलाई को हमें वो पैसा मिलने वाला था, और हमको कब मिल गया वो, 30 अप्रैल को ही मिल गया। तो वो क्या हो गया, वो हमारा अनअर्न इनकम हो गई, वो हमने इनकम अभी तक
उसकी इनकम नहीं कमाई है हमने अभी तक, बट उसका पैसा हमको अभी मिल गया है ना, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो इसकी हुंडी पर ब्याज या अग्रिम किराया प्राप्त, कोई भी किराए पे हमने फ्लैट उठा रखा है, उससे हमको मान लीजिए 12 महीने का किराया उसने जनवरी में ही दे दिया हमको, जनवरी में ही दे दिया उसने दिसंबर तक का किराया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनअर्न इनकम, यानी कि इनकम अभी तक हमने अर्न नहीं किया बट उसका पैसा हमको मिल चुका है। आदि अनुपार्जित आय के उदाहरण है। अतः ऐसी अग्रिम प्राप्त आय, ऐसी जो प्राप्त आय होगी ना हमको, वो आय को चालू लेखा वर्ष के हिसाब से पृथक करने अथवा आगामी वर्ष के हिसाब में ले जाने के लिए जो समायोजन किया जाएगा ना, वो यहाँ से देखते हैं। देखो इसको भी हम लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे, बट संबंधित आय में से घटा देंगे, इसको घटाएंगे। देखो ज्यादा पैसा हमें जब एडवांस में पैसा मिल रहा है तो उन दोनों की घटाएंगे। जब प्रीपेड एक्सपेंसेस थे वहां पे भी घटा रहे थे हम, क्यों घटा रहे थे, क्योंकि पैसा हमें पहले से ही मिल गया, और प्रीपेड में इनकम भी रिसीव हो गई है ना हमको, तो ये भी हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, उसको हम डेबिट में लिख रहे थे प्रीपेड एक्सपेंसेस को, बट प्रीपेड इनकम जो पहले से एडवांस में रिसीव हो गई है हमको इनकम, इसको माइनस करेंगे और बट लिखेंगे इसको हम क्रेडिट में, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लायबिलिटी की बात कर, उसकी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। यदि केवल तलपट में ही अनुपार्जित आय की मद सम्मिलित हो तो केवल लायबिलिटी उसमें बैलेंस शीट में ही लिखेंगे, उसको हम फिर हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। इसकी अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री, समायोजन प्रविष्टि अगर हम करें तो क्या लिखेंगे, कंसर्न इनकम, इनकम हमें किससे रिसीव दी वो तो यहाँ पे आ जाएगी एंट्री। जैसे कि मान लीजिए हमको हुंडी पर ब्याज मिला हमको, या एडवांस रेंट मिला हमको, तो वो उसका नाम तो यहाँ पे आ जाएगा, और टू अनअर्न इनकम, ठीक है ना, ये एंट्री बन जाएगी इसकी। इसका डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे कि एक्रूड इनकम और अनअर्न इनकम क्या होती है। एक्रूड इनकम की अगर हम बात करते हैं तो एक्रूड इनकम कौन सी होती है, वह आय जो व्यापारी द्वारा अंतिम खाते बनाने की तिथि तक कमाई जा चुकी है, यानी कि अंतिम खाते बनाने तक हमने वो इनकम अर्न कर ली है, उसको बोलेंगे हम एक्रूड इनकम, ठीक है ना। और अनअर्न इनकम किसको बोलेंगे, ऐसी आय जो व्यापारी द्वारा अंतिम खाते बनाते समय तक कमाई नहीं गई है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम अनअर्न इनकम। अगर हम प्राप्त होने की बात करेंगे ना तो ये चालू वर्ष में प्राप्त नहीं होती है हमको, ठीक है ना, ये चालू वर्ष में प्राप्त नहीं होती है, और यह चालू वर्ष में ही प्राप्त हमें हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि एडवांस में पैसा मिल रहा है ना। ये दोनों जस्ट ऐसा समझ सकते हैं आपके, ये आउटस्टैंडिंग की तरीके से चल रहा है और ये प्रीपेड की तरह चल रहा है, ठीक है ना, प्रीपेड की तरह चल रहा है, बट वहां पे एक्सपेंसेस थे, यहाँ पे इनकम हो रही है, इतना ही तो। दूसरी चीज, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं ना तो इसे लाभानी खाते से संबंधित आय में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, एक्रूड इनकम को। और अगर हम बात करते हैं ना अन इनकम की बात करते हैं तो ये लाभानी पक्ष में आय में से घटा देते हैं, प्रीपेड में देखो, प्रीपेड में एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी घटा रहे थे हम, और प्रीपेड में अनअर्न इनकम है ना, ये भी प्रीपेड के थोड़ा सा केस रिलेटेड कर रहे हैं, एडवांस में हमें किराया मिल गया है तो इसको भी हम घटा रहे हैं। बट फर्क कितना है इसमें और उसमें कि वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पक्ष में आ रहे थे और ये क्रेडिट पक्ष में आएंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। चिट्ठी में अगर लेखा करेंगे ना तो देखो इसको तो हम संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे एक्रूड इनकम को, और अगर हम बात करें अनअर्न इनकम की तो इसको दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, ठीक है ना, ये भी बात याद रखनी है। अर्जन की अगर हम बात कर रहे हैं ना तो यह आय संबंधित वर्ष में अर्जित हो चुकी होती है, संबंधित वर्ष में अर्जित हो चुकी होती है, यह आय वो होती है। दूसरी, अगर हम अन इनकम की बात करते हैं ना तो ये अगले वर्ष के लिए होती है, यह आय अग्रिम प्राप्त होती है, अर्थात अगले वर्ष के लिए होती है, ठीक है ना। पहले से प्राप्त हो गया ना पैसा तो वो आगे राइट ऑफ होता जाएगा, तो नेक्स्ट का भी पैसा हमको अभी मिल गया, ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, देखो ह्रास क्या होती है, घटौती, घिसाई या अवक्षरण क्या होता है, डेप्रिसिएशन जिसको हम बोलते हैं। प्रत्येक व्यवसाय में कुछ स्थायी संपत्तियां होती हैं, स्थायी संपत्तियों से मतलब क्या हो गया कि मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, भवन हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादा पैसा लगता है इस पे, और आने वाले समय तक, काफी समय तक ये चलते रहते हैं, ठीक है ना। ये स्थायी संपत्तियां व्यापार को निर्माण कराने में आदि सहायक होती है, ठीक है ना। इन्हें व्यापार में दीर्घकालीन तक उपयोग करने के लिए खरीदा जाता है, ठीक है ना, यानी कि लॉन्ग टर्म तक हमें प्रॉफिट दें ये,
ठीक है ना, किंतु निरंतर उपयोग में आने समय बीतने के साथ साथ इनका क्या, इनकी वैल्यू घटती जाती है। आज हमने मान लीजिए कोई भी मशीनरी 10 लाख रुपए में लगाई थी अपने व्यापार में, तो उसकी वैल्यू 2 साल बाद घट के 5 लाख रह गई, तो उसको क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन। 5 लाख जो वो डेप्रीशिएशन का हो गया, ठीक है ना, यानी कि वैल्यू उसकी घट गई, उसको बोलते हैं हम डेप्रीशिएशन, ठीक है ना। दूसरी चीज बैड डेप्ट क्या होता है, जिन ग्राहकों को उधार माल बेच दिया था हमने, मान लीजिए उधार पे माल बेच दिया था, वे व्यापारी के लेनदार कहलाते हैं, ठीक है ना। व्यापारी के लेनदार कैसे, जैसे कि जो व्यापारी है ना, उसको वो पैसा ग्राहकों से मिलेगा, इसलिए व्यापारी जो व्यापारी के लेनदार हो गए ना, वो सॉरी व्यापारी के देनदार हो गए, यानी व्यापारी को वो पैसा देंगे। वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाते समय व्यापारी लेनदारों की एक सूची बनाता है। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, हम एक सूची बना लेंगे कि कौन कौन हम पे हमारा पैसा बकाया डेटर की, ठीक है ना। इस सूची पर विचार करने के बाद हमें क्या क्या था, कुछ देनदार ऐसे थे जिनका तो दिवालिया हो गया, या फिर जिनकी मृत्यु हो गई, या व्यापार उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है ना, नियत खराब हो गई है, या बेईमानी, इन सारी चीजों से, तो वो क्या हुआ, इन कुछ कारणों से ही जो हमारा पैसा डूब जाता है ना, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है ना। उसे अप्राप्य ऋण अथवा बैड डेब्ट्स बोलते हैं। इससे देनदार कम हो जाते हैं, देनदार कम हो जाएंगे ना। अब मान लीजिए देनदार से मतलब क्या होगा कि मान लीजिए हमारा 10,000 रुपए का सामान उधार पे था, उसमें से कुछ लोग दिवालिया हो, कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ की नियत खराब हो गई, तो ऐसे करके 3,000 रुपये हमारा जो आ पाया है ना। तो डेटर हमारे 10,000 से घट के कितने रह गए, 7,000, सॉरी 10,000 से 7,000 डूब गए, तो 3,000 ही रह गए ना। तो ये सारी चीजों की बात हो रही है। अच्छा, लेखे की बात अगर करेंगे ना यहाँ पे डेटर बैड डेप्ट की, तो इसका लेखा लाभानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसके तो डेबिट पक्ष में लिख देंगे बैड डेप्ट को। दूसरा, बैड डेप्ट से संबंधित राशि को बैलेंस शीट के देनदारों में से घटा देते हैं। क्यों घटा देंगे, क्योंकि ये पैसा हमारा डूब गया, ये नहीं मिलने वाला है। डेटर यानी कि हम मान लीजिए डेटर हमारा, जो मैंने 10,000 वाली एग्जाम्पल बात, जैसे कि 50,000 हमारी देनदारी थी, 50,000 हमको पैसा मिलने वाला था, डेटर था। इसमें से अगर हमारा पैसा मान लीजिए 10,000 डूब गया, ठीक है ना, तो 10,000 पैसा डूब गया, तो जो बैलेंस जो आएगा ना बैलेंस शीट में, वो कितना आएगा, 40,000 आएगा, यानी घटा देते उसको। केवल तलपट में होने पर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे, जिसको हम डेबिट पक्ष में करेंगे। और वहां पे क्या केस आ रहा था कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख रहे थे, उसको बैलेंस शीट में लिख रहे थे। जब हमने एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम पड़ी थी ना, वहां पे क्या कर रहे थे हम कि तलपट में होने पर केवल हम उनको क्या कर रहे थे कि बैलेंस शीट में लिख रहे थे, बट उनको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख रहे थे। इसमें केस उल्टा हो गया। बैड डेप्ट के केस में अगर केवल जो तलपट में हो ना ये चीजें लिखी हुई, केवल तलपट में लिखा हुआ है बैड डेप्ट, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, उसको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे, टू डेटर अकाउंट से हम इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। एक होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ये क्या होता है कि अप्राप्य ऋणों को अपलिखित करने के पश्चात जो पैसा हमें नहीं मिल रहा है उसको रिटर्न ऑफ करने के बाद कुछ ऐसे देनदार हो सकते हैं जिनसे ऋण की वसूली संदिग्ध ऐसे संदिग्ध ऋणों के कारण होने वाली हानि के लिए पूर्व में ही उचित व्यवस्था करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले से ही हम हानि होने के लिए ऐसा प्रोविजन करके रखते हैं कि हमें व्यापार में ज्यादा नुकसान झेलना ना पड़े। अतः प्रत्येक व्यापारी अपने संपूर्ण लाभ का उपयोग न करते हुए अपने अनुभव के आधार पर अपने लाभ का एक निश्चित अंश निकालकर ऐसी संभावित हानि के लिए कोष यानी कि ऐसे फंड में डाल देता है वो, जिससे कि उसका बैड डेब्ट यानी कि जो पैसा डूब गया ना, तो उससे वो थोड़ा स्थिति कंट्रोल में आ सके, ठीक है ना। इस कोष को स्थापित करने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कि एक निश्चित अवधि के ऋणियों के अशुद्ध होने के कारण जो हानि होगी, यानी कि एक निश्चित टाइम तक अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो वो क्या करेगा व्यापारी कि उसमें से पैसा निकाल लेगा, ठीक है ना। उसकी पूर्ति उस कोष से कर ली जाएगी और हानि का भार उस अवधि के लाभ हानि पर नहीं पड़ेगा, है ना, उस स्थिति पर नहीं पड़ेगा। आगे देखेंगे जो भी पैसा मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर उसको बैड डेब्ट में डाल ही देंगे जिस अवधि की ऋणियों के कारण हानि हुई थी, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे उस वर्ष नहीं पड़ेगा उसका भार, है ना, उस टाइम पे नहीं पड़ेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि व्यापारी के समस्त देनदारों को चिट्ठी में उनके यथार्थ मूल्य पर दर्शाया जा सके, जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात हो सके, है ना।
कि अब देखो अगर पैसा डूब गया तो डायरेक्टली हम डेटर में से बैड डेब्ट्स को घटा के लिख देते थे बैलेंस शीट में, बट अब अगर हमने प्रोविजन बना रखा है उसके लिए तो हम उसको 10,000 को हम अभी भी ना वहां से राइट ऑफ करके हम उसको सीधा सीधा 50,000 हमारा अमाउंट है तो उसको बैलेंस शीट में दिखा दें, क्योंकि प्रोविजन हमने 10,000 का बना रखा है, 10,000 का पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, उसकी एंट्री हम पूरी बना के रख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, संदिग्ध यथार्थ संचित या असेंटमेंट ऑफ अमाउंट रिजर्व और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। संदिग्ध ऋण की राशि का विनिश्चयन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष ऋणियों की एक सूची बना ली जाएगी, उसकी जांच कर यह पता कर लेंगे हम कि कौन कौन से ऋणी ऐसे हैं कि इस आधार पर राशि का अनुमान लगाया जा सके कि विश्लेषण एनालिसिस मेथड कहलाता है, यानी कि कौन कौन से ऋणी अशुद्ध एवं संदिग्ध हैं जिनसे पैसा या तो मिलेगा ही नहीं या मिलने की कुछ संभावना है, ठीक है ना। ऐसी सूची हम प्रत्येक वर्ष बना लेंगे इससे, और इस आधार पर राशि का अनुमान लगाया जा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एनालिसिस मेथड बोलते हैं हम इसको। अच्छा, गत अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष समस्त ऋणियों का एक निश्चित प्रतिशत अशुद्ध या अप्राप्य संदिग्ध माना जाता है, ठीक है ना, परसेंटेज मेथड जिसको हम बोलते हैं। इसकी अगर हम प्रविष्टि की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहाँ पे डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट होगा यहाँ पे, और टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट यानी प्रोविजन बना रखा है हमने उसके लिए, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, वर्ष के अंत में आयोजन यानी संचिति की राशि लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में तथा संपत्ति के देनदारों में से घटा दी जाएगी, है ना, उसमें से तो घटा दी जाएगी, और आगामी वर्ष के प्रारंभ में जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो उसमें जब हम बैड एंड डाउटफुल आयोजन का खाता खोलेंगे ना तो उसके क्रेडिट पक्ष में शेष दिखा देंगे हम वहां पे, है ना, वहां पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आगामी वर्ष में अशुद्ध ऋण होने पर अग्रिम प्रविष्टि की जाती है। तो ये हमने अच्छे से किया यहाँ पे, और आई होप लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा।